Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in Kuhu International School online platform. Today we have to discuss top syllabus of 2020-2021 एग्जाम्स. ठीक है, जो नया आरबीएससी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है इसका आज हम एक आपको रिव्यू देंगे कि आपको किन चीजों के बारे में फोकस करना है बोर्ड में, 12th बोर्ड में जो एग्जाम होगा आपका, उस एग्जाम में आपको किन बातों पर फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके जो आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको स्किप करना है, छोड़ देना है. ठीक है, तो जो बोर्ड ने जारी किया है कि 40% सिलेबस आपका रिमूव कर दिया और 60% रखा है, तो हम इसमें दोनों ही चीजें जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस आपको छोड़ना है. दूसरी बात, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने परफॉर्म करने हैं, प्रैक्टिकल किन किन प्रैक्टिकल को आपको स्किप करना है, एक्टिविटीज आप कितनी सॉल्व करेंगे, कितनी एक्टिविटी नहीं करनी है, या आपको जब प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो उसमें कितने एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं, इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सेशन. फटाफट चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है. जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2020-21 के लिए जो हटाया गया भाग है, ध्यान रखें पहला कौन सा भाग देख रहे हैं हम, जो राजस्थान बोर्ड द्वारा हटाया गया भाग है उसके बारे में बात करते हैं. पहले कौन से वाले भाग की बात करते हैं, जो हटाया गया भाग है. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, आज हम किसमें, फिजिक्स में, विषय कोड 40 है. तो ये आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, थ्योरी का जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें आपको कौन कौन से फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में से, ठीक है, आपको दो भाग हैं. वैसे तो अभी आपको एक ही बुक कर दी गई है इसमें, लेकिन इसमें दो भाग हैं. पहले से 10th चैप्टर तक हम एक भाग मानते हैं. जो सेकंड पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 17 तक लेते हैं. ठीक है, इसलिए आपको यहां पे लिखा है इन्होंने भाग फर्स्ट एवं सेकंड. फिर देखें सैद्धांतिक पत्र. तो देखिए हमें जो थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम कौन सा भाग देख रहे हैं, जो भाग हटाया गया, जो स्किप कर दिया हमने, जो पोर्शन, उसके बारे में बात करते हैं. तो देखिए कौन कौन सा पोर्शन स्किप कर दिया गया है, इसमें साथ में लिखा भी हुआ है, इस बात को नोट करते जाएं. तो देखें इकाई क्रमांक, अध्याय क्रमांक, शीर्षक और हटाए गए उपशीर्षक का भाग, कौन कौन से भागों को हटाया गया है उसके बारे में हमको इसमें देखना है. तो देखिए पहला चैप्टर जो है आपको वो कंप्लीट पढ़ना है. ये पहली यूनिट की बात कर रहे हैं. कौन सी यूनिट है ये, फर्स्ट यूनिट है. फर्स्ट यूनिट में आपने 4 चैप्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, इस चैप्टर में से पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है. सेकंड चैप्टर की बात करें, कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो आपका है गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग. ठीक है, कौन सा चैप्टर है, गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग. उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो देखें एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. गोलीय कोश वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, जो खोखले गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं सतह पर, बाहर और उसके अंदर, तो ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ना है आपको सेकंड चैप्टर में से, ये हटा दिया गया है. दूसरा क्या है, अगला है तीसरे चैप्टर में से विद्युत विभव, जो चैप्टर थर्ड है उसमें से विद्युत विभव, तीसरा चैप्टर जो विद्युत विभव है, आप किताब रख के बैठ जाएं, किताब में भी आप क्रॉस कर सकते हैं ताकि आपको सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे. तो देखें थर्ड जो चैप्टर है विद्युत विभव, विद्युत विभव वाले चैप्टर में से आपको क्या नहीं पढ़ना है, स्थिर विद्युत विभव. सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्थिर विद्युत विभव, इसके बारे में नहीं पढ़ना और विभवांतर के बारे में नहीं पढ़ना है. स्थिर विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है ये नहीं पढ़ना है आपको. क्या पढ़ना है, एक समान आवेश, ये भी नहीं पढ़ना है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव. ठीक है, तो गोलीय कोश दोनों में से हटा दिया गया है, यहां गाउस के नियम में से, विद्युत विभव में से भी. इसमें भी आपको एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विभव है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है. बात क्लियर हुई. नेक्स्ट देखें फोर्थ चैप्टर विद्युत धारिता में से क्या क्या नहीं पढ़ना है. तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई की विभिन्न परावैद्युतांक पट्टिकाओं से भरा हो. ठीक है, आपको ये सेक्शन नहीं पढ़ना है. एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कई सारे परावैद्युतांक माध्यम रखकर जो हम उसकी धारिता ज्ञात करते हैं, इसको नहीं पढ़ना है. ठीक है, बात समझ में आ गई. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन
नंबर ऑफ प्लेट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। अगला है आपका सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं हम। सेकंड यूनिट कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 और 6, यूनिट 2 चैप्टर नंबर 5 और 6। तो पांचवा चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है? विद्युत धारा। विद्युत धारा में से सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन क्या होती है विद्युत धारा की, ये नहीं पढ़ना है। ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। विद्युत धारा और क्या नहीं पढ़ना है? ओम का नियम। अब देखिए हटाए क्यों गए हैं, ये जैसे ओम का नियम है आप 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, विद्युत धारा की बेसिक परिभाषा भी आप 10th क्लास में पढ़ लिए होते हैं, इसलिए आपको विद्युत धारा, ओम का नियम नहीं पढ़ना है। विद्युत प्रतिरोध भी आपने 10th में पढ़ा होता है और प्रतिरोधकता, लेकिन प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अभी छोड़ देना, आपको ये टॉपिक स्किप कर देना है। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण क्रम, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड भी नहीं पढ़ना है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड जो दिया है वो नहीं पढ़ना है, तथा प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है। कहां पढ़ा होता है? 10th में। कौन सा? प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम, इसलिए ये टॉपिक भी आपका स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति वाला टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट यूनिट 2 में अगला चैप्टर की बात करें तो 6 चैप्टर है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ में से आपको क्या नहीं पढ़ना है? विभव मापी के अनुप्रयोग, अल्प प्रतिरोध का मापन। विभव मापी की सहायता से जो हम अल्प प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध को जो ज्ञात किया जाता है विभव मापी की सहायता से, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। विभव मापी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में तो कई सारे इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना, ठीक है, उसी में है विभव मापी की सहायता से एक अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करना। इस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में ये आपकी जो यूनिट है वो कौन सा है? यूनिट 3 है। यूनिट 3 है, उसमें चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 7वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको 2 टॉपिक स्किप करने हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, इसमें जो दिशा ज्ञात करते हैं विभिन्न नियमों द्वारा, जैसे दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो ये दिशा ज्ञात करना नहीं पढ़ना है। देखो बेसिकली जब सिलेबस हटाया तो कंसंट्रेशन इस बात पर किया गया है कि जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है जनरली उन टॉपिकों को स्किप किया गया है, जनरली, ये कॉमन बात, ठीक है, कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हमेशा ही नहीं है। जैसे कई सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, केवल 12th में ही आएंगे, उनको भी स्किप कर दिया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि जनरली जो आप 10th में पढ़ के आए हैं उन टॉपिकों को स्किप किया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है साइक्लोट्रॉन, ये भी आपको 7 चैप्टर में नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? साइक्लोट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। चौथी यूनिट में कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। क्या है? चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या चीजें छोड़ देनी है, क्या क्या चीजें स्किप कर देनी है, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं। पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हटाए गए शीर्षक, उपशीर्षक या भाग। तो इसमें नहीं पढ़ना है आपको प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब जो बेसिक है ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? विद्युत के नाम से पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो इसमें यहाँ पे कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये फर्स्ट में ही पढ़ा हमने किस नाम से? विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये पढ़ना है आपको। लेकिन जब आप चुंबक में आएंगे तो आपको चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पढ़ना है, ठीक है, आघूर्ण। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलाघूर्ण और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलाघूर्ण और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो लगभग इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं 8 चैप्टर में से। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट के जैसा ही है, यहां पे हम चुंबक की बात करते हैं
और वहां पर हम किसकी बात करते हैं, विद्युत की बात करते हैं। तो आपका ये उसी 8 चैप्टर की बात कर रहे हैं। 8 चैप्टर में चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के बाद विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थ का चयन और चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे चुंबकीय पदार्थ पढ़ोगे आप, कौन कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इनका केवल तुलनात्मक अध्ययन नहीं पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना है। लेकिन इनकी जब हम तुलना करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं तो कैसे व्यवहार करेंगे, अनुचुंबकीय हैं तो कैसे व्यवहार करेंगे, लोह चुंबकीय हैं तो कैसे व्यवहार करेंगे, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए अगले यूनिट है 5 और इसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब चैप्टर नंबर, अभी 2 चैप्टर ही ऐसे देखे हमने, फर्स्ट और 9, जिनमें से आपको सब पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है 9 में और फर्स्ट में। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अगली यूनिट है ये आपकी 5वीं यूनिट है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा में आपको शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना है और वाटहीन धारा, ये 2 टॉपिक आपको स्किप करने हैं, ध्यान रखें। जबकि वाटहीन धारा पे इस बार क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया और काफी अच्छा आया था इस बार के एग्जाम में, ठीक है, 2019-20 वाले एग्जाम में। लेकिन अब आपको वाटहीन धारा को स्किप कर देना है और शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट है 6, चैप्टर नंबर 11, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। इसमें कई सारी ऐसी परिघटनाएं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं वो आपको सारी स्किप कर देनी है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए आपने क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में नहीं पढ़ना है, गोलीय दर्पण नहीं पढ़ना है आपको, दर्पण सूत्र नहीं पढ़ना है, इसका मतलब दर्पण स्किप कर देना है आपको, ठीक है। फिर है आपका प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके अनुप्रयोग। क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग। कहां से स्टार्ट करना है आपको चैप्टर, आपको स्टार्ट करना है गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या पढ़ना है, गोलीय सतह से अपवर्तन, यहां से स्टार्ट करना है, गोलीय सतह से अपवर्तन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। बेसिकली प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण से किन किन स्थितियों में क्या प्रतिबिंब बनते हैं, ये लगभग सारा आपको स्किप कर देना है। गोलीय दर्पण, गोलीय सतह से अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, गोलीय सतह से अपवर्तन आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश का इसको स्किप कर देना है। ये क्या क्या टॉपिक इसमें से हम पहले स्किप बार देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्किप करते जाना है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन नहीं पढ़ना है, क्या करना है आपको, ये शीर्षक नहीं पढ़ने हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, ठीक है, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, ये इससे संबंधित परिघटनाएं हैं, इनको नहीं पढ़ना है। इंद्रधनुष नहीं पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में नहीं पढ़ना है, नेत्र दोष और निवारण नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी जनरली यही क्या फोकस किया गया है कि जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, कौन सी क्लास में, 10th में, तो ये नेत्र दोष निवारण, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, ये लगभग आप 10th में पढ़े हैं, तो इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या स्किप करना है ये देखते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ना है, किसके बारे में नहीं पढ़ना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रकाश की प्रकृति शीर्षक में आपको यह चीज नहीं पढ़नी है, अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, जैसे परावर्तन द्वारा, ब्रूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, द्विअपवर्तन, निकोल प्रिज्म, द्विवर्णता द्वारा, पोलराइड एवं इसके अनुप्रयोग, पोलराइड एवं इसके अनुप्रयोग या उपयोग, अवध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और मेलस नियम। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में आपको बता दूं, जो ध्रुवण वाला सेक्शन है वो नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर स्टार्ट करना है शुरू से, हाइगन का तरंग सिद्धांत या न्यूटन के कणिका का सिद्धांत, यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक पढ़ना है आपको। इसके पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की प्रकृति में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन भी पढ़ते हैं हम, फिर व्यतिकरण, विवर्तन तक पढ़ना है, विवर्तन कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका ध्रुवण स्टार्ट होता है तो ध्रुवण से नहीं पढ़ना है आपको, केवल
अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश, केवल परिभाषा पढ़नी है ध्रुवण की कि होता क्या है, बेसिकली जान लेना, उसके बाद कंप्लीट चैप्टर आपको छोड़ देना है। तो ये चैप्टर लगभग आप ये मान लें कि जो ध्रुवण वाला, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि जो ध्रुवण वाला सेक्शन है वो पूरा हटा दिया गया है। फिर देखें नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 13, यूनिट हो गई 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग। कौन सा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंग। ध्यान दें इसमें क्या क्या आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, जैसे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध क्या होगी, प्रोटॉन से संबद्ध क्या होगी, इनको छोड़ देना है। डेविसन जर्मर का प्रयोग एवं इसके निष्कर्ष ये नहीं पढ़ना है, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य, विभिन्न प्रकार के कणों से संबद्ध तरंगदैर्घ्य, डेविसन जर्मर का प्रयोग, निष्कर्ष और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। कहने का मतलब है इस चैप्टर में भी जो आपको लास्ट के टॉपिक हैं, कहां से, जो लास्ट के टॉपिक हैं वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारे लास्ट में ही आएंगे ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14 की, परमाणु भौतिकी। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, परमाणु का थॉमसन मॉडल, द्रव्य तरंग से बोर के द्वितीय अभिगृहित की व्याख्या, ये नहीं पढ़नी है, ठीक है। मतलब ये लगभग पहला टॉपिक है और ये लगभग लास्ट टॉपिक है, तो ये आपको दोनों स्किप कर देना, बाकी ये चैप्टर आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 और यूनिट नंबर 8, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय बल क्या है, रेडियो सक्रियता क्या है, अल्फा बीटा गामा किरणें एवं इनके गुण। अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होती हैं और इनके गुण नहीं पढ़ने। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम नहीं पढ़ना है। अर्धायु, माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन, ठीक है। ये टॉपिक आपको स्किप कर देने हैं। क्या क्या नहीं पढ़ना है, नाभिकीय बल क्या होता है, रेडियो सक्रियता क्या होती है, अल्फा बीटा एवं गामा किरणें एवं इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्धायु, माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। सेकंड लास्ट टॉपिक है यूनिट 9 चैप्टर 16, इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी में आपको क्या क्या छोड़ देना है ये देख लेते हैं हम। तो आपको इलेक्ट्रॉनिकी में क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिए। विशिष्ट प्रयोजन जेनर डायोड, ठीक है। विशिष्ट प्रयोजन जो डायोड है, विशिष्ट प्रयोजन जो डायोड है उनमें आपको वो नहीं पढ़ना है, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये तीनों छोड़ देना है। इसके अलावा आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, तो काफी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। आपको केवल इसमें से 3 डायोड नहीं पढ़ने। विशिष्ट प्रयोजन डायोड में जो आप पढ़ेंगे कौन कौन से, जेनर डायोड नहीं पढ़ना है आपको, फोटो डायोड नहीं पढ़ना और प्रकाश उत्सर्जक डायोड नहीं पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर की बात करते हैं यूनिट 10 और चैप्टर नंबर 17, यह है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी। इसमें से क्या क्या छोड़ना है, विस्थापन धारा, नैनो तकनीकी, नैनो भौतिकी का अर्थ, उद्गम, मूल सिद्धांत एवं उपयोग। तो इसमें लास्ट वाले टॉपिक विस्थापन धारा छोड़ देना और लास्ट में जो टॉपिक है वो कंप्लीट छोड़ देना है। तो ये हमने क्या देखा कि आपको स्किप क्या क्या करना है, ये सारे टॉपिक आपको स्किप कर देने हैं। जो आपको अभी बताए गए हैं ये सारे टॉपिक आपको क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। अब संशोधित पाठ्यक्रम क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, या किन चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए, जानना है, वो सारे आपको यहां दर्शाए गए हैं। तो देखिए 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में हम बात करते हैं, पेपर सेम 3 घंटे 15 मिनट का, 56 नंबर का, 14 नंबर के सत्रांक होंगे। प्रायोगिक जो हो गया 4 घंटे का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल आपके 100 नंबर हो गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संशोधित पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आप संशोधित पाठ्यक्रम में, वो सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो पहली यूनिट की बात करते हैं। मैंने बताया पहली यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका पहले चैप्टर में से कुछ भी, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया था, इसलिए आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, गुणधर्म, कूलाम का नियम, ठीक है, और बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण। बहुल आवेशों के मध्य मतलब एक से ज्यादा आवेश हैं तो कूलाम का नियम कैसे कार्य करेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके गुणधर्म, विद्युत द्विध्रुव,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, एक भी चीज स्किप नहीं करनी है आपको, पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम एवं इसकी व्युत्पत्ति। गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले आपके पास 5 अनुप्रयोग पढ़ने होते थे, एक हटा दिया गया है गोलीय कोश के कारण, बाकी के आपको पढ़ना है। जैसे अनंत रेखीय आवेश के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं गाउस के नियम से। दूसरा है अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण और चालक परत के कारण, दोनों के कारण पढ़ना है। अपरिमित आवेशित चालक और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं गाउस के नियम से, वो पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक गोला और समरूप आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है। तो सतह पर बल, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये सब पढ़ना। एक टॉपिक ही आपको इसमें से छोड़ा गया था, जैसे हमने देखा क्या, खोखले गोलीय कोश के कारण तीव्रता ज्ञात करना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको देखिए विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, यहां से स्टार्ट करना है कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा। आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, समविभव पृष्ठ या समविभव प्रवाह, किताब में समविभव पृष्ठ होगा ये। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव का परिकलन कहां करना है, आवेशित गोलीय चालक के कारण। खोखले गोले का नहीं पढ़ना था इसमें, ठोस गोले का पढ़ना है। और आवेशित अचालक गोले के कारण आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा। तो ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 3 से पढ़ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। देखिए चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने। स्टार्टिंग यहां से होती है, चालक विद्युत रोधी क्या होते हैं, किसी चालक के भीतर मुक्त एवं बंद आवेश के कारण परावैद्युतांक पदार्थ एवं विद्युत ध्रुवण क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है चालक की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, चालक की धारिता। सबसे पहले गोलीय चालक की धारिता दी गई है चैप्टर में, फिर आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है संधारित्र की प्लेटों के लिए। अब देखो कई सारी प्लेटें रख के हम जो धारिता ज्ञात करते हैं वो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पढ़नी है दोनों स्थितियों में। कब कब, वायु में पढ़नी है और निर्वात में पढ़नी है। कब कब पढ़नी है, वायु में धारिता ज्ञात करनी है और निर्वात में। आप किताब रखें और राइट भी लगाते जाएं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आंशिक रूप से भरे परावैद्युतांक पदार्थ के लिए गोलीय संधारित्र की धारिता। फिर आपको संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी भी पढ़ना है और समांतर भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। तो आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करते हैं, 5 नंबर की यूनिट है ये। पहली यूनिट 4 चैप्टर थे, 7 नंबर की थी। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। कौन सा, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, शीर्षक एवं विषय वस्तु जो पढ़नी है क्या क्या। धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवहन वेग, गतिशीलता, इनका विद्युत धारा से संबंध क्या होता है, ठीक है। ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम का नियम नहीं पढ़ना है केवल कि ओम का नियम होता क्या है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पढ़नी है, ध्यान रखें। तो ओम के नियम की उत्पत्ति, विद्युत प्रतिरोध के बारे में बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। ओमीय अनुमीय चालक क्या होते हैं वो पढ़ना है, ओमीय अनुमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, सेलों का संयोजन, श्रेणी एवं समांतर क्रम में विद्युत ऊर्जा। तो सेलों का संयोजन कौन सा पढ़ना है, श्रेणी एवं समांतर क्रम पढ़ना है, ठीक है। सेलों का श्रेणी एवं समांतर क्रम में विद्युत ऊर्जा, या सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की बात कर लें तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ होता है वैसे कई बुक्स में, तो आपको किरचॉफ का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। बीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत, मानकीकरण एवं सुग्राहिता। फिर विभवमापी के अनुप्रयोग आ गए, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना और वोल्ट मीटर एवं अमीटर में अंश शोधन।
तो आपको ये टॉपिक करने हैं। इसमें क्या क्या करना है, किरचॉफ का नियम पढ़ना है या किरचॉफ का नियम पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु पढ़ना है, विभवमापी का सिद्धांत, मानकीकरण, सुग्राहिता, विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और वोल्ट मीटर, विभवमापी की सहायता से वोल्ट मीटर और मीटर का अंश शोधन, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको क्या क्या टॉपिकों के बारे में जानना है, तो देखें इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट 3 में। तो देखिए यूनिट 3 में आपको जो टॉपिक करने हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपकी बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कौन कौन सा टॉपिक है। पहला ऑर्स्टेड का प्रयोग एवं निष्कर्ष, ये पढ़ना है आपको। बायो-सेवर्ट का नियम, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, छोटे धारावाही लूप की विद्युत द्विध्रुव से तुलना, जो छोटा धारावाही लूप होता है उसकी हम विद्युत द्विध्रुव से तुलना करते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडली पढ़नी है आपको। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला के मध्य चुंबकीय बल, ठीक है। मानक एम्पियर क्या कहते हैं, मानक एम्पियर की परिभाषा मतलब एक एम्पियर को एसआई पद्धति में आपको परिभाषित करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर जो बलाघूर्ण लगता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बलाघूर्ण दोनों ज्ञात करने हैं। धारामापी अलग से ये टॉपिक है आपका धारामापी का। तो देखिए धारामापी की जब हम बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है आपको, चल कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, ठीक है। फिर चल कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी के बाद इसका अमीटर एवं वोल्ट मीटर में रूपांतरण, मतलब धारामापी को अमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर एम्पियर का नियम, इसका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक एवं परिनालिका के व्यवहार की तुलना, दंड चुंबक परिनालिका की तरह कैसे व्यवहार करती है इसकी तुलना करनी है, और टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 यूनिट 4, क्या यूनिट है ये, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। क्या पढ़ना है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण में क्या, उदासीन बिंदु क्या होता है, चुंबक के कारण, ठीक है, चुंबक के कारण कौन से बिंदु, उदासीन बिंदु। फिर भूचुंबकत्व पढ़ना है, भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है, अवयव पढ़ने, भूचुंबकत्व के कौन कौन से अवयव होते हैं इसमें। नेक्स्ट चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में कैसे व्यवहार होगा, चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये इनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर देखो चुंबकीय पारगम्यता के बारे में पढ़ना है, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, और चुंबकीय शैथिल्य एवं बीएच वक्र, चुंबकीय शैथिल्य वक्र पढ़ना है या बीएच वक्र पढ़ना है। इसी के आधार पर आपको बताना है कि क्यूरी का नियम क्या होता है और क्यूरी ताप क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, चुंबकीय शैथिल्य एवं बीएच वक्र या चुंबकीय शैथिल्य वक्र के बारे में पढ़ना है आपको। तो ये हुआ चैप्टर नंबर आपके 8 की बात, यूनिट नंबर 4 की बात। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, जो आपका यूनिट नंबर 5 में मैंने पहले बता दिया है। यूनिट 9, चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में कुछ भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट चैप्टर दिया गया है आपको। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, समचुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की एक समान वेग से गति, असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की एक समान वेग से गति, ऊर्जा संरक्षण, समचुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़, चक्ति एवं आयताकार चालक कुंडली का घूर्णन एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो इस चैप्टर में कुछ भी स्किप नहीं किया गया है, कंप्लीट चैप्टर आपको ये पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है इसमें।
नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 10 एसी प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा को चालू करने से पहले हम क्या जानेंगे कि धारा के प्रकार दो होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। फिर प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान क्या होगा, औसत मान क्या होगा, शिखर मान क्या होगा, ठीक है, और वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, इनके बारे में जानना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो क्या है, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध एवं फेजर आरेख। ठीक है, अब कौन कौन से परिपथ हैं, जैसे शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र, तीन तो ये हो गए। फिर चौथा कौन सा है, श्रेणी में, श्रेणी में आरएल मतलब प्रतिरोध और प्रेरकत्व, आरसी, ठीक है, श्रेणी में आरसी, आरसी का मतलब हो गया प्रतिरोध और संधारित्र। फिर नेक्स्ट है आपका आरएलसी, तीनों जुड़े हों, प्रेरकत्व एवं धारिता, ठीक है, श्रेणी में क्या क्या, आरएल हो गया, आरसी हो गया और एलसी हो गया, और तीनों का संयोजन आरएलसी, अनुनादी श्रेणी आरएलसी परिपथ। ठीक है, फिर देखें श्रेणी में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। फिर देखें अनुनाद किसमें, एलसीआर परिपथ में। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में बैंड चौड़ाई क्या होता है, विशेषता गुणांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति और ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट की बात हुई जिसको हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 11, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले हमने जाना था स्किप क्या क्या करना था, अब हम देखते हैं पढ़ना क्या क्या है। प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ना है, मतलब जो चैप्टर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, प्रकाशिक तंतु से। दर्पण आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है, अपवर्तन पूरा छोड़ देना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, प्रकाशिक तंतु से स्टार्ट करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना होती है प्रकाशिक तंतु से। पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, आवर्धन क्षमता पढ़नी है मतलब, और लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाशिक यंत्र। अब देखिए प्रिज्म से क्या पढ़ना है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। फिर बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र में, डायरेक्ट इसके बाद मानव नेत्र आपको छोड़ देना था, इंद्रधनुष छोड़ देना था, प्रकीर्णन और इसके अनुप्रयोग छोड़ देने थे। फिर प्रकाशिक यंत्र के बारे में बात करेंगे तो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या क्या पढ़ना है, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तक और परावर्तक तथा इनकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, यह कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, यूनिट 6 जो 9 नंबर की है, कितने नंबर की यूनिट, 9 नंबर की है, मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पासिंग मार्क्स इसी यूनिट से आप गेन कर सकते हैं। जो हमने पिछली यूनिट पढ़ी थी आपकी 7 नंबर की थी। ठीक है, तो देखें इसके बाद हम इसमें बात करते हैं प्रकाशिकी में। प्रकाशिकी में बात करते हैं तो देखिए तरंग प्रकाशिकी की, किरण प्रकाशिकी की बात कर ली थी, तरंग प्रकाशिकी की, प्रकाश की प्रकृति, हाइगन का तरंग सिद्धांत तथा तरंगाग्र, समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन। फिर कला संबंध क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध नहीं होगा, ये होगा कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है। फिर व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, यंग का द्विसलेट प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यंग का द्विसलेट प्रयोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यंग का द्विसलेट प्रयोग, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, श्वेत प्रकाश स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ध्वनि एवं प्रकाश विवर्तनों की तुलना, कि ध्वनि का विवर्तन और प्रकाश विवर्तन की तुलना क्या होती है, विवर्तन के प्रकार पढ़ने, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट एवं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, क्या पढ़ना है लास्ट में, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो हमने ये जाना व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। फिर आपको सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की क्या पढ़नी है, विभेदन क्षमता। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 की बात करें, प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंग है। प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंगों में क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम क्या होते हैं, ठीक है, एवं उनकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, जैसे 3 चीजें होंगी, तीव्रता, आवृत्ति, ठीक है, और विभव के साथ इसमें परिवर्तन दिखाते हैं।
फोटोन की अवधारणा के बारे में सीखना है कि फोटोन की अवधारणा क्या होती है, प्लांक का क्वांटीकरण का सिद्धांत आएगा, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण एवं इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। जो आइंस्टीन है उनने प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण दिया था, तो उसके बारे में जानना है। प्रकाश की द्वित प्रकृति और डी ब्रोगली की परिकल्पना, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 8, और ये चैप्टर नंबर आपका जो 13 था वो 4 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा चैप्टर है और काफी नंबर गेन करता है ये। चैप्टर नंबर 14 और यूनिट नंबर 8 परमाणुीय भौतिकी। यूनिट 8 में 2 चैप्टर हैं, परमाणुीय भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। तो परमाणुीय भौतिकी में आपको कहां से स्टार्ट करना है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करना है। थॉमसन का या टॉमसन कहते हैं या थॉमसन कहते हैं, उसका मॉडल आपको ब्रेक करना है, छोड़ देना है। और आपको पढ़ना कहां से, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल से पढ़ना है। परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम एवं उसकी व्याख्या, और बोर मॉडल की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। नाभिकीय भौतिकी की बात करें तो नाभिकीय भौतिकी में, नाभिकीय भौतिकी की बात करें तो नाभिकीय भौतिकी संरचना, नाभिकीय भौतिकी की संरचना, नाभिक का आकार क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होंगे, मतलब एएमयू पढ़ते हैं ना जो आप, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होगी। फिर नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। फिर परमाणु भट्टी और नाभिकीय संलयन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, ये समझ में आ गया। ये चैप्टर नंबर 8 कितने की ये यूनिट, 6 नंबर की यूनिट है ये आपकी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर आपका 16 है। तो यूनिट 9 की बात करें या चैप्टर नंबर 16 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, लगभग कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। केवल विशिष्ट प्रयोजन डायोडों को आपको छोड़ देना था, बाकी कंप्लीट विशिष्ट प्रयोजन डायोड में जेनर डायोड, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और कौन से सोलर सेल, उस सौर सेल, सौर डायोड जो होता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, सौर सेल के बारे में। बाकी कंप्लीट चैप्टर ये आपको पढ़ना है। जैसे इसमें क्या क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, अर्धचालक, कुचालकों का वर्गीकरण, ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर, नेज व बाह्य अर्धचालक, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक आवेश वाहक, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड की अग्रवाइसिंग, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। इसके आधार पर 2 भंजन होते हैं इसमें, एवलांसी और जीनर भंजन क्या होते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर संधि ट्रांजिस्टर, इसके बाद आपको संधि ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर का प्रचालन कैसे किया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। ट्रांजिस्टर के परिपथ कौन कौन से होते हैं, उसमें विन्यास होते हैं 3, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राहक, जिनमें से आपको इन विन्यासों में से कौन कौन से पढ़ने हैं, उभयनिष्ठ आधार पढ़ना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ना है व उभयनिष्ठ संग्राहक पढ़ना है। ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र बनाने हैं आपको 2 विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। अल्फा बीटा में संबंध बताना है, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग बताना है। उसके बाद आपको लॉजिक गेट या तार्किक गेट पढ़ना है, इसमें 3, और एंड नॉट, फिर इनके संयोजन होते हैं तो नैंड और नॉर तथा एक्सओर। और लास्ट चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 17, ये 4 नंबर की यूनिट है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैक्सवेल का समीकरण, इसका गुणात्मक विवेचन, विद्युत चुम्बकीय तरंगें तथा इसके अभिलक्षण, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण कैसे होगा, जैसे भूतरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण। तरंग संचरण के अवयव कौन कौन से होते हैं, मॉड्यूलन। ठीक है। तरंग संचरण के लिए कौन कौन से अवयव की आवश्यकता होती है, जैसे आप पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता होती है हमको। ठीक है। वाहक, तो ये इसमें कई सारे अवयव आपको पढ़ने हैं। मॉड्यूलन एवं इसकी आवश्यकता क्या क्या है, क्यों है मॉड्यूलन की आवश्यकता। ठीक है। तरंगों को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते ना, जैसे हमारे पास ध्वनि तरंग ऐसे नहीं भेज सकते, तो हम मॉड्यूलन करते हैं। फिर मॉड्यूलन के प्रकार, आयाम मॉड्यूलन, तरंगों का उत्पादन एवं संसूचन। तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ये आपका हुआ कौन कौन से हमको स्किप करने हैं और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा की, आपको इसके बारे में बता देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बता देते हैं। तो एक प्रयोग करना है आपको, 2 भाग होंगे, ए और बी भाग में से। तो किसी भी एक अनुभाग से जो आपको आएगा एग्जाम में कंप्लीट करने को, आपको एग्जामिनर जो अलॉट करेंगे उसको पढ़ना है, वो 10 नंबर का होगा। बता दें इसको, प्रैक्टिकल एग्जाम को भी आप ध्यान से समझें। 2 क्रियाकलाप करने हैं। ठीक है। 5-5 नंबर का होगा हर एक, तो 10 नंबर का ये हो गया।
फिर आपको रिकॉर्ड बनाना होता है जो 5 नंबर का होता है। फिर मौखिक प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, एग्जामिनर जो आपके प्रश्न पूछेंगे प्रयोग जो किए हैं और क्रियाकलाप पर, वो 5 नंबर का होगा। तो ऐसे टोटल 30 नंबर का है। मतलब प्रैक्टिकल में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखें, एग्जाम के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है। बस आपको यहां थोड़ा सा चेंज किया गया है कि पहले तक आप ए और बी भाग में से टोटल 20 प्रैक्टिकल थे, उसमें से मिला के कोई 10 प्रैक्टिकल किया करते थे। जनरली आप 20 भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या किया गया है कि आपको ऐसा कहा गया है कि इस शैक्षणिक सत्र में, ये जो शैक्षणिक सत्र है ये वाला आपका, इस शैक्षणिक सत्र में आपको क्या करना है, सत्र में 2020 और 21 का जो सत्र है उसमें आपको क्या करना है कि अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 6 प्रयोग, न्यूनतम कितने करने हैं, 6 प्रयोग करने हैं, न्यूनतम 6 करने हैं, ठीक है। प्रत्येक अनुभाग में से 3, ठीक है, प्रत्येक में से पहले 5 करने होते थे, अब कितने करने हैं, 3 करने हैं। टोटल 10 होते थे पहले, न्यूनतम 10 होते थे, तो अब 6 करने हैं। प्रत्येक भाग में से पहले 5 करने होते थे, तो अब 3 करने हैं। तथा 4 क्रियाकलाप प्रत्येक भाग में से 2 करने हैं। पहले टोटल मिनिमम 8 करने होते थे, प्रत्येक भाग में से 4, अब वो 2 कर दिए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल की कुछ लिस्ट है। पहले पार्ट में से जनरली हम जो करते हैं, विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना, मतलब ओम का नियम। फिर मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, मीटर सेतु की सहायता से श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन करना है। विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का विद्युत भाग बल की तुलना करनी है। विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विभवमापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंश शोधन व अंशांकन वक्र, विभवमापी की सहायता से अमीटर का अंशोधन व अंशांकन वक्र। फिर किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अर्ध विक्षेप विधि द्वारा ज्ञात करना और इसका दक्षतांक ज्ञात करना। किसी गैल्वेनोमीटर को वांछित परास के मीटर या वोल्ट मीटर में रूपांतर कर सत्यापित करना और सोनोमीटर द्वारा एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना। तो जनरली हम इसमें से कोई भी कितने 3 प्रैक्टिकल आपको मिनिमम 3 करने ही हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमने बताया था ना, जो 11 भाग बाद जो चैप्टर नंबर 11 से चालू होता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं U के विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात करके दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। U तथा V अथवा 1/U तथा 1/V के मध्य ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस का उपयोग कर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस का उपयोग कर अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन तथा अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। जल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अवतल दर्पण, समतल दर्पण व उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। या तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की। अग्रदिशिक तथा पश्चिदिशिक अभिनति में पीएन संधि के आईवी वक्र खींचना तथा अग्र एवं पश्च प्रतिरोध को ज्ञात करना। जेना डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचना तथा इसका भंजन वोल्टता ज्ञात करना। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रेरण कुंडली को श्रेणी में संयोजित कर धारा वोल्टता में संबंध स्थापित करना। और यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध एवं संधारित्र कुंडली को श्रेणी में संयोजित कर धारा वोल्टता में संबंध स्थापित करना। तो ये प्रैक्टिकल प्रयोगों के बारे में बात हुई। ये हम बात करते हैं क्रियाकलाप, जिनमें आपको कोई 2 करने हैं। यह है पहला बहुलमापी, ठीक है, मल्टीमीटर की द्वारा किसी दिए गए परिपथ के सातत्य का परीक्षण करना कि परिपथ चालू है या नहीं है, तथा प्रतिरोध, वोल्टता एसी और डीसी एवं धारा एसी और डीसी का मापन करना। दिए गए अवयवों को संयोजित कर परिपथ बनाना व प्रेक्षण लेकर संयोजन की जांच करना। नेक्स्ट है दिए गए एसी परिपथ का आरेख खींचना। दिए गए परिपथ का आरेख खींचना जिसमें न्यूनतम, ऐसे परिपथ का आरेख खींचना जिसमें बैटरी, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, कुंजी, अमीटर, वोल्टमीटर हो, और उन अवयवों को चित्रित करना जो उचित क्रम में संयोजित नहीं है, ठीक है। परिपथ को ठीक करके परिपथ आरेख को संशोधित करना। नेक्स्ट है स्थायी धारा के लिए किसी तार की लंबाई के साथ विभवपात में परिवर्तन का अध्ययन करना। दिए गए लेक्लांचे सेल का आंतरिक प्रतिरोध वोल्टमीटर, अमीटर की सहायता से ज्ञात करना। और एक शक्ति स्रोत, 3 बल्ब, 3 स्विच ऑन और ऑफ का प्रयोग कर घरेलू परिपथ को संयोजित करना। ये आपको
ये प्रयोग आपको इनमें से कोई दो क्रियाकलाप करने हैं, और बी पार्ट है आपका जो, उसमें से आपको एक और क्रियाकलाप करना है, दो कोई, इनमें से भी कोई दो करने हैं। ये कौन कौन से हैं? किसी एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का स्रोत की दूरी में परिवर्तन करके अध्ययन करना। नेक्स्ट क्या है? डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, आईसी, प्रतिरोध एवं संधारित्र के ऐसे ही मिश्रित वस्तुओं के संचयन में से उनकी पहचान करना, कि मतलब कौन सा एलईडी है, कौन सा डायोड है, इसकी पहचान करना। बहुलमापी द्वारा ट्रांजिस्टर के आधार को पहचानना, या एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टरों में विभेद करना, या डायोड तथा एलईडी के उपकरणों में धारा के एक दिशिक प्रवाह का परीक्षण करना, या डायोड, ट्रांजिस्टर अथवा आईसी जैसे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का परीक्षण उनके चालू अथवा चालू अवस्था में होने अथवा ना होने का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्या है? कांच की सिल्ली पर तिर्यक आपतित प्रकाश पुंज के अपवर्तन तथा पार्श्विक विचलन का प्रेक्षण करना। दो पोलराइड द्वारा प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन करना। नेक्स्ट है पतली झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्या है आपका? मोमबत्ती एवं पर्दे का उपयोग करते हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति तथा अमाप लेंस दर्पण से मोमबत्ती की विभिन्न दूरियों के लिए अध्ययन करना। और लास्ट है लेंसों के दिए गए समुच्चय से दो लेंसों द्वारा किसी विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस संयोजन प्राप्त करना। तो आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम में इतना पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन हुआ, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हुआ, जो 56 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एक आज के कॉन्सेप्ट के साथ, आज का हमारा मोटिवेशन कोर्स के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोर्स क्या है? सम टाइम इन लाइफ एवरीथिंग गोज स्मूथली। ठीक है, जैसे आपने देखा कोरोना के पहले सब कुछ आपका स्मूथ चल रहा था, अचानक क्या हुआ? एंड समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड इट विल हैपन। तो ब्रेक हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड हैपन हो गया, तो क्या हुआ? इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। क्या कहते हैं? द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नोइंग हाउ टू टर्न प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपको इसी के साथ हम फिर आगे मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।